यह कहानी साल 1990 की है, जब उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी थीं। गांव में पिछले कई हफ्तों से रात के अंधेरे में किसी न किसी आदमी के गायब होने की खबरें आ रही थीं। यह घटनाएं इतनी रहस्यमय थीं कि किसी को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोग पहले तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब यह सिलसिला बढ़ने लगा तो गांव वालों के दिलों में डर बैठने लगा। गांव में एक ही सवाल था, कहां जा रहे हैं ये लोग। रात के वक्त जब आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी होती, गांव में अचानक से एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग जल्दी से अपने घरों में घुस जाते और दरवाजे बंद कर लेते। किसी ने देखा था कि रात के अंधेरे में एक काली साड़ी पहने महिला गांव के बीचों बीच घूमती रहती थी। वह किसी न किसी मर्द का नाम पुकारती और उसकी आवाज इतनी मीठी और आकर्षक होती कि कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि हर घर के दरवाजे पर कल आना लिखा हुआ था, जैसे कोई संदेश दिया जा रहा हो। लोग डर के मारे यह शब्द लिखते थे ताकि उस महिला को लगे कि वह आज नहीं बल्कि कल आएगी। यह सारा घटनाक्रम कुछ इतना रहस्यमय था कि गांव वालों को समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। इसी बीच राघव नाम का एक युवा पत्रकार इस रहस्यमय घटना की छानबीन करने के लिए गांव पहुंचा। राघव ने जब गांव वालों से इस बारे में पूछा तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। लोग बस एक ही बात कहते, कल आना लिखो और तुम सुरक्षित रहोगे। राघव ने देखा कि गांव के सारे लोग डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए थे, जैसे वह काली साड़ी वाली महिला सच में उनके पीछे हो। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या है ये सब। बुजुर्ग आदमी ने धीरे धीरे बताया, यह कहानी बहुत पुरानी है। गांव में एक समय एक खूबसूरत महिला आई थी जो काली साड़ी पहनती थी। उसे सब देखकर आकर्षित होते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह सच में कौन है। एक दिन जब वह सबको अपने जाल में फंसा चुकी थी तो लोगों ने जाना कि वह एक चुड़ैल है। वह हर रात किसी न किसी आदमी का नाम पुकारती और उसे अपने साथ ले जाती। वह आदमी फिर कभी लौटकर नहीं आता। राघव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और समझा कि इस रहस्य का हल क्या हो सकता है, लेकिन वह डर के बजाय अपनी रिपोर्टिंग जारी रखना चाहता था। उसने तय किया कि वह रात भर गांव में अकेला रहेगा और देखेगा कि आखिर क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में राघव एक वीरान झोंपड़ी में रुका और कैमरा तैयार किया। जैसे जैसे रात बढ़ी, सर्दी और घना अंधेरा बढ़ने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक उसने दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनी। राघव ने खुद को शांत किया और खिड़की से बाहर झांका। वह कुछ नहीं देख सका, लेकिन तभी फिर से आवाज आई, टुक टुक टुक। राघव ने दरवाजे की ओर ध्यान से सुना और फिर अचानक एक मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, राघव, राघव, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। राघव का दिल दहल गया। वह समझ गया कि यह वही महिला थी जिसके बारे में लोग डरकर बातें कर रहे थे। राघव ने सोचा, क्या यह सचमुच चुड़ैल है? क्या मुझे दरवाजा खोलना चाहिए? लेकिन उसकी रिपोर्टिंग के जुनून ने उसे साहस दिया और वह दरवाजे के पास गया। तभी आवाज आई, राघव, मैं तुम्हें देख रही हूं, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। राघव ने थोड़ा साहस जुटाया और धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एक लंबी पतली आकृति खड़ी थी। वह काली साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी। राघव ने डर के बावजूद अपने कैमरे को चालू किया और ताबीज को निकालने की कोशिश की। तभी वह चुड़ैल जोर से चिल्लाई और उसके हाथ राघव की ओर बढ़ने लगे। राघव ने ताबीज हवा में लहराया और चुड़ैल की ओर बढ़ते हुए ताबीज की शक्ति को महसूस किया। चुड़ैल एक दर्दनाक चीख मारते हुए गायब हो गई। सुबह होते ही राघव ने गांव वालों को पूरी घटना बताई और उन्हें समझाया कि मां कल आना लिखने से समस्या खत्म नहीं हो सकती।
सच्चाई यह थी कि चुड़ैल को भगाने के लिए तंत्र मंत्र और विश्वास की आवश्यकता थी। गांव वालों ने पुजारी के साथ मिलकर यज्ञ कराया और चुड़ैल का सामना किया। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। राघव की यह कहानी अखबार में छपी और उसने लोगों को सिखाया कि डर का सामना करते हुए ही हम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। लेकिन राघव के दिल में वह डरावनी छवि हमेशा के लिए बस गई। भय और अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए साहस और तर्क दोनों का संयोजन जरूरी है। साल 2010 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था और आसमान में काले बादल छाए होने के कारण चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। प्रियांश का राजस्थान में यह पहला दिन था। उसने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने में पूरा दिन दौड़ भाग में ही निकल गया। बड़े शहर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है बैचलर लड़कों को किराए का कमरा ढूंढना। प्रियांश, जो अभी रात बिताने का ठिकाना सोच ही रहा था, अचानक बिजली की गड़गड़ाहट से अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वैसे तो राजस्थान के इस इलाके में हर समय भीड़ रहती है, लेकिन यह जगह थोड़ी आउटर एरिया में थी। जिस बस स्टॉप पर वह खड़ा था, वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और खराब होता मौसम डरावना लग रहा था। अचानक प्रियांश को पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वहां जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी थी। कुछ देर तक प्रियांश चुपचाप बारिश की बूंदों को निहारता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, आपको इतनी रात को अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस मिलेगी या नहीं? लड़की ने एक नजर प्रियांश की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह फिर से सड़क की ओर देखने लगी। प्रियांश को उसका यह व्यवहार अजीब लगा, लेकिन वह भी चुप हो गया। दोनों लगभग 45 मिनट से वहीं खड़े थे। रात के 9:30 बज चुके थे। प्रियांश को जोर की भूख लगी थी और बस का इंतजार करना और भी कठिन होता जा रहा था। प्रियांश ने फिर बात छेड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बस आने वाली है। वैसे आप राजस्थान की नहीं लगती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं अलवर से हूं और यहां पर पढ़ाई के लिए आई हूं और इंजीनियरिंग कर रही हूं। प्रियांश ने कहा, मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। रहने का ठिकाना ढूंढते ढूंढते मुझे देर हो गई। शायद स्टेशन के पास किसी लॉज में रात गुजारनी पड़ेगी। लड़की ने सोचा और कहा, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं मदद कर सकती हूं। मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, मैं भी वहीं रहती हूं। प्रियांश थोड़ा संकोच करते हुए बोला, इतनी रात को जाना ठीक होगा क्या? आप एड्रेस दे दो, मैं सुबह आ जाऊंगा। लड़की हंसते हुए बोली, यह राजस्थान है, यहाँ कभी रात खत्म नहीं होती। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सामने ही एक पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। भूतों पर विश्वास करते हो ना? प्रियांश ने अजीब सा महसूस किया, लेकिन फिर भी लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में उसने पूछा, तुम यहाँ इतनी रात तक क्यों रुकी थी? तुम्हें तो पैदल ही घर पहुंच जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है वह नहीं आएगी। वैसे भी मैं किसी से डरती नहीं हूं। मेरा नाम प्रिया है। तुम अपना नाम नहीं बताए? प्रियांश ने अपना नाम बताया। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी कॉलोनी में पहुंचे। प्रिया ने इशारा करते हुए कहा, यह जो मकान नंबर 7 है वह खाली है। मैं वहीं से 2 मकान छोड़कर रहती हूं। कॉलोनी सुनसान और डरावनी लग रही थी। प्रियांश मकान नंबर 7 का दरवाजा खोलकर अंदर गया। लाइट्स ऑन की तो देखा प्रिया पहले ही वहां खड़ी थी। उसने चौंक कर पूछा, तुम तो चली गई थी, अंदर कैसे आई? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे मैं तुम्हारे साथ ही आई हूं। तुमने ध्यान नहीं दिया? यह रूम अभी रहने लायक है, तुम रात यहीं गुजार लो, सुबह मिलते हैं। अगले दिन प्रियांश को प्रिया का व्यवहार और उसकी बातें और अजीब लगने लगीं। सुबह जब प्रियांश उठा तो कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो कॉलोनी पूरी तरह सुनसान थी। पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। प्रिया के बारे में सोचते ही उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह बिस्तर से उठकर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। कमरा काफी पुराना था। दीवारों पर सीलन और फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। प्रियांश ने सोचा,
प्रिया ने कहा था कि यह रूम रहने लायक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। शायद मैं गलत जगह आ गया हूँ। वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, "यह कमरा खाली है। तुम यहां कैसे आए? यहां तो कोई नहीं रहता।" प्रियांश ने झिझकते हुए जवाब दिया, "प्रिया ने कहा था कि यह रूम खाली है। उसने मुझे यहां लाकर ठहरने को कहा था।" चौकीदार के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ दिखाई दिया। उसने कहा, "प्रिया? इस कॉलोनी में कोई प्रिया नहीं रहती। और अगर तुम उसका नाम ले रहे हो तो सुन लो, 5 साल पहले एक लड़की इसी कॉलोनी में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती थी। उसने मकान नंबर 7 में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से इस कमरे में कोई नहीं रहता।" प्रियांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, "यह मजाक है ना? मैंने उसे कल रात देखा। उसने मुझसे बात की। वह मुझे इस कमरे तक लेकर आई थी।" चौकीदार ने गहरी सांस ली और बोला, "बेटा, तुमसे जो भी बात कर रही थी वह कोई इंसान नहीं था। यहां कई लोगों ने रात के समय उस लड़की की परछाई देखी है। उसने खुद को फांसी लगाई थी और उसके बाद से मकान नंबर 7 को शापित माना जाता है।" प्रियांश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने चौकीदार की बातों पर विश्वास करने से इनकार करते हुए कहा, "यह सब कहानी लगती है। शायद आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद प्रिया से मिलूंगा और सच्चाई जानूंगा। वह मुझसे सिर्फ 2 घर छोड़कर रहती है। उसने खुद बताया था।" चौकीदार हंसते हुए बोला, "अच्छा, तो जाओ, 2 मकान छोड़कर देख लो क्या मिलता है।" प्रियांश तेजी से बाहर निकला और प्रिया द्वारा बताए गए मकान की ओर बढ़ने। मकान पर ताला लगा हुआ था। वहां चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि मकान सालों से वीरान पड़ा है। उसने चौकीदार की ओर पलटकर देखा। चौकीदार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में बीती रात की सारी बातें गूंजने लगीं। प्रिया का अजीब व्यवहार, मकान की स्थिति और चौकीदार की कहानी। उसे एहसास होने लगा कि शायद वह किसी भयानक सच्चाई का सामना कर चुका है। डर और उलझन में वह वहां से भागकर स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज और तेजी से चलती उसकी सांसें सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थीं। तभी उसे अपने पीछे धीमी हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो दूर खड़ी प्रिया उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रियांश चीखते हुए वहां से भागा और उस दिन के बाद उसने कभी उस कॉलोनी की ओर लौटने की हिम्मत नहीं की। राजस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का उसका सपना डर और रहस्य के साए में छूट गया। रात के लगभग 3 बजे थे और देसाई कॉलेज के कुछ छात्र अपनी ट्रिप खत्म करके जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे। बस के अंदर सभी थककर सो चुके थे। बस ड्राइवर अमित मामा भी गहरी नींद में थे और उनके साथ की सीट पर बैठे थे अमन सर और नीतेश सर, जो खर्राटे ले रहे थे। कुछ दूर पर शैलेंद्र नामक एक छात्र अकेले खिड़की से बाहर देख रहा था। बस एक घने जंगल से गुजर रही थी। तभी बस के सामने एक अजीब सी आवाज आई, जिसे सुनकर बस के ड्राइवर ने झट से ब्रेक लगा दिए। "क्या हो गया?" नीतेश सर नींद से जागते हुए बोले। "कुछ नहीं सर, बस कोई जंगली जानवर रहा होगा। अभी थोड़ी देर रुकें, रास्ता साफ होते ही फिर से चलेंगे," अमित मामा ने कहा। थोड़ी देर बाद बस फिर से चल पड़ी, लेकिन शैलेंद्र अब भी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा हो रहा हो। कुछ समय बाद बस ने फिर से रुकने का संकेत दिया और शैलेंद्र ने नीतेश सर को जगाया। जैसे ही बस रुकी, नीतेश सर ने सबको कहा कि जो भी टॉयलेट जाना चाहता हो जल्दी उतर जाए, वरना बस अब सीधे गंतव्य पर ही जाकर रुकेगा। अमन सर और शैलेंद्र दोनों बस से बाहर निकले। वे दोनों अलग अलग झाड़ियों के पास गए, लेकिन शैलेंद्र के लौटने तक अमन सर वापस नहीं आए तो शैलेंद्र ने जोर से चिल्लाया और सभी दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। और सभी लोग जैसे ही झाड़ी के पास पहुंचे, अमन सर बाहर आ गए और उनका चेहरा बेहद पीला था। "क्या हुआ? तुमने चिल्लाया क्यों?" शैलेंद्र ने पूछा।
कुछ नहीं, कांटे के कारण पैर में चोट लग गई थी, अमन सर ने कातर आवाज में कहा। सभी बस में चढ़ने वाले थे कि अचानक एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। क्या तुम लोग यहाँ के हो? बाइक सवार ने पूछा। हम बस निकलने ही वाले थे, अमित मामा ने जवाब दिया। तुम्हें तो चकवा नहीं लगता है? बाइक वाले ने अजीब अंदाज में पूछा। चकवा? नीतेश सर ने झुककर पूछा। क्या मतलब है इसका? चकवा यानी रात को भटकने वाली आत्मा। ये उन लोगों को पकड़ती है जो रात को थके हुए होते हैं और उन्हें अपने रास्ते से भटकाती रहती है। बाइक सवार ने सभी को बताया और वहां चला गया। अमन सर ने धीरे से कहा, यह चकवा कुछ ज्यादा ही डरावना है। मेरी दादी भी कहती थी, रात को सफर करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जो थके हुए होते हैं चकवा उन्हें जरूर पकड़ता है। बस फिर से चल पड़ी और सभी सीटों पर वापस लौट गए। शैलेंद्र खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अब उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। वह सोचने लगा कि जिस चाय की टपरी को उसने पहले देखा था, वह फिर से वहीं दिखाई दी जहां पहले वह देख चुका था। उसने ड्राइवर से पूछा, विजय मामा, हम फिर से उसी जंगल में तो नहीं लौट आए हैं? विजय मामा ने हैरान होकर कहा, नहीं, हम पहले के रास्ते से ही जा रहे हैं। यह तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन शैलेंद्र को यकीन था कि वही जंगल है। अगले कुछ घंटे एक जैसे ही बीतते गए। बस बार बार वही रास्ता तय करती रही। हर बार वही जंगल, वही सुनसान जगह और वही डर। सभी ने महसूस किया कि अब उन्हें केवल सुबह का इंतजार करना होगा ताकि इस लावे से निकल सके।
तुम सब डर गए हो। हम सब ने बस एक गलती की है, ये कोई छलावा नहीं है। हम एक और अजीब घटना घटी। बस के सारे लाइट्स एक एक करके बुझने लगे। फिर अचानक बस रुक गई। प्लेट वही थी जो पहले देखा था। एक ही नंबर प्लेट, वही रास्ता, वही जगह। वह हवेली किसी रहस्यमय जगह की तरह लग रही थी और वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सबकी आंखों में अजीब सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। क्या वे सच में बाहर निकल आए थे या फिर वे अब भी उसी छलावे के घेरे में फंसे हुए थे?